हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका ARB क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बेटा हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे, ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोग 13 नंबर न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे आगे, और कोशिश करते हैं कि इसी एक वीडियो में ये वाला चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएँ। ओके, चलिए देखते हैं। 13 नंबर न्यूमेरिकल जो है आपका, इसमें दिया गया है कि चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तीनों आवेशों को चिन्ह लिखने हैं कि तीनों जो आपके जो पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं आवेशों के, वो कौन कौन से, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसमें कौन कौन से चार्ज हैं, ठीक है ना। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात, आवेश संहति अनुपात मतलब Q/M अधिकतम है, किसके लिए यह अधिकतम होगा, किसके लिए न्यूनतम होगा, ठीक है ना। तो आइए देखिए, ये आपको फिगर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका एक वैद्युत क्षेत्र जिसमें ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका निगेटिव चार्ज है, और इसमें आपकी ये जो आपके चार्ज है, 3 आवेशित जो हैं कण हैं, उनको क्या किया गया है, प्रवाहित किया गया है। अब ये देखिए यहाँ से ये है, तो मान लीजिए तीनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि इनिशियल इनकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v आपकी होती है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, ये पहली और दूसरी जो कण है हम देख रहे हैं कि ये प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं, और तीसरा जो कण है ये माइनस प्लेट की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी पदार्थ को या किसी कण को जब रखते हैं, तो यदि वह माइनस प्लेट की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस माइनस ही एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों पहले और दूसरे जो कण हैं, ये दोनों कण प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यह दोनों कण कैसे हैं, निगेटिव हैं। निगेटिव है तभी ये पॉजिटिव की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये आपका जो तीसरा कण है ये क्या है, माइनस प्लेट की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक है, तभी यह क्या हुआ है, माइनस प्लेट की। तो आपसे पहले जो पूछा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, तो तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहला जो आवेश है इसका चिन्ह कैसा है, तो इसका चिन्ह कैसा है, निगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि यह क्या है, प्लस चिन्ह की ओर मुड़ गया है। दूसरा जो है, यहाँ पे आपसे पूछा है दूसरा आवेश जो है ये कैसा होगा, ये भी निगेटिव होगा। तीसरा जो कण है या तीसरा जो आवेश है, ये आपका तीसरा आवेश कैसा होगा बेटा, तो तीसरा आवेश आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह क्या है, निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ गया है। ओके, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/M अधिकतम होगा। तो अधिकतम के लिए इनका देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे कम हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, सबसे ज़्यादा तीसरा कण का विस्थापन क्या है, सबसे ज़्यादा, यानी डिफ्लेक्शन इसका सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिगर से भी दिख रहा है, तीसरे कण जो है बहुत तेज़ी के साथ इधर माइनस प्लेट की ओर मुड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस कण का विस्थापन यानी जो डिस्टेंस दूरी है वो ज़्यादा है, वही क्या होगा, और जिस कण का विस्थापन ज़्यादा होगा वो आपकी तीसरी है, और ये दोनों के विस्थापन क्या है, कम है। तो इसमें देखते हैं कि हम कुछ विस्थापन से कुछ रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। यदि हम देखते हैं न्यूटन के सेकेंड नियम से, यहाँ पे लिख लीजिए न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का बेटा द्वितीय नियम क्या होता है, F=m×a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि F=m×a होता है, और चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और F में क्या रिलेशन होता है, F= क्या होता है, E/Q होता है। तो F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा E/Q m×a, या यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा EQ/m। यानी इनका जो त्वरण है वो त्वरण कितना है, तो EQ/m आ गया। अब गति के द्वितीय समीकरण से हम निकाल लेते हैं इनका विस्थापन। गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है आपका, S=ut + 12 at²। और जब ये होगा
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एस आपका क्या है, यहाँ पे दूरी कह लो या विस्थापन कह लो, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी इनकी तीनों की क्या होगी, जीरो होगी। तो ये आपका जीरो हो गया, प्लस हाफ ए है ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर रखा है ई क्यू अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो एस इजकल टू आपका हो गया हाफ ई क्यू अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हमने ये एक रिलेशन निकाला, चूँकि तीनों कण के लिए तीनों कण एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में है, यानी तीनों कण के लिए जो ई की वैल्यू होगी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे तीनों एक ही चिन्ह पे दर्शाए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए तीनों को सेम टाइमिंग में ही क्या होगा, सेम टाइम में ही इनको प्रवाहित किया गया होगा। तो यहाँ पे टाइम जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और 1/2 तो आपका क्या है, डिजिट है, ये कांस्टेंट ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन एम, ये जब रिलेशन मिलता है यानी जिस कण का विस्थापन ज़्यादा है उस कण की संहति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि तीसरे कण का विस्थापन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका तीसरा कण, इनमें पूछा ना कि इनमें से किस कण का आवेश संगति अनुपात अधिकतम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि तीसरे कण का आवेश संगति अनुपात क्या है, अधिकतम है। और बाकी आपके जो चार्जेस पूछा था कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, तो तीनों आवेशों के चिन्ह यहाँ पे आपको लिखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे कि तीसरे कण का आवेश संगति अनुपात क्या है, अधिकतम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है बेटा हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई इजकल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। देखिए आई कैप जो दिया गया है इसका मतलब ये है कि आई कैप किस अक्ष को इंडिकेट करता है, तो एक्स अक्ष को। अगर जे कैप होता तो वाई, और जेड कैप यहाँ पे के कैप होता तो जेड कैप, जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये हुई कि आई कैप है, इसका मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक्स अक्ष के क्या है, अनुदिश है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें वह तल क्या है, वाई जेड तल के समांतर है, तो सबसे पहले हम एक तल बना लेते हैं। देखिए ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये जेड अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये आपका एक्स अक्ष है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का दिया है ये आई कैप के साथ है, इसका मतलब कि यह एक्स अक्ष के क्या है, अनुदिश है। और तल को कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का जो वर्ग है वो वाई जेड तल के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे मान लेंगे हम कि एक हमारा ये क्या है, वर्ग है जो वाई जेड के क्या है, समांतर है। और यहाँ से इस तल के अभिलंबवत आपकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है जो एक्स अक्ष के क्या है, अनुदिश है, यानी ये ई है। और इस पर इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल भी इसी दिशा पे क्या होगा, अभिलंबवत होगा बेटा। ओके, तो यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल को अगर ए ले लेते हैं तो यहाँ पे ये ए भी क्षेत्रफल जो भी है ये क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसी एक्स अक्ष के क्या होगा, अनुदिश होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आपको दिया गया है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम दिया है। ओके, अब दिया है, देखिए क्षेत्र 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी ए यहाँ पे ले लीजिए, ए इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, या आप इसे लिख सकते हैं 0.1 मीटर। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए यानी ए की वैल्यू निकाला जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है,
ए का स्क्वायर होगा यानी 0.1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 0.01, या इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, तो कहा कि वाई जेड तल के समांतर है तो गुजरने वाले फ्लक्स क्या होंगे। अब इस तल से गुजरने वाले फ्लक्स क्या होंगे, तो फ्लक्स को किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, अब फाई की वैल्यू बताना है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए। तो फाई की वैल्यू, ई की वैल्यू पुट कर लीजिए, फाई इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻³ आई कैप इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की वैल्यू आई है 1 × 10⁻²। और ये एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तल भी क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो इसके साथ भी हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आई कैप मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे तो 1 × 10⁻² आई कैप। और आई कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3 × 1 = 3 और 10⁻³ है, 10⁻² है, तो ये हो जाएगा 10, यानी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 30। ओके, अब यहाँ पे इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए मात्रक यहाँ पे देखिए न्यूटन दिया है, न्यूटन प्रति कूलम है, और ये मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका क्या है, फ्लक्स है, इतना फ्लक्स यहाँ से आपका क्या होगा, निकलेगा। ओके, तो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर में कहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी इसका जो तल है इसी वर्ग के लिए पूछा है, लेकिन तल का अभिलंब एक्स अक्ष से क्या है 60 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फिगर बना देते हैं ना। यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो अगर 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये आपका y हो गया, और ये आपका x हो जाएगा, और ये आपका z है। ओके, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो इसी वर्ग के लिए बोला था, तो यहाँ पे ये वर्ग हो गया। तो वर्ग का यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तो बेटा इसी डायरेक्शन में रहेगी। ओके, लेकिन जो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो तल है एक्स अक्ष से कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहाँ से ये कितना डिग्री का कोण बना दे रहा है, तो यहाँ पे जो ए हम लेंगे ये 60 डिग्री का कोण बना दे रहा है, ठीक है ना। तो जब 60 डिग्री का कोण बनेगा बेटा, तो फाई इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। अब यहाँ पे 60 कोण बनाता है तो फ्लक्स पूछा है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इक्वल टू आपका जो फार्मूला होता है वो होता है ई एस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे आप, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ई की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 3 × 10⁻³ आई कैप, और यहाँ पे डॉट एस की वैल्यू है आपकी, देखिए एस की वैल्यू हम लोगों ने हमने मिटा दिया है, एस की वैल्यू कितनी आई थी 1 × 10⁻² इंटू कॉस थीटा, तो यानी कॉस 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसकी वैल्यू तो हमने को पता है कितना आया था, यहाँ पे आई कैप भी है। अगर वैल्यू इसका पता है कि फाई ई इक्वल टू आपका आया था 30, और इंटू में कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 15, यानी फाई ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो 15 न्यूटन मीटर प्रति कूलम हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास 1.14, यानी 1.14 का मतलब कि जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना, कि उसी के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। जबकि यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में कि जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के क्या हैं, समांतर हैं। और जब बेटा यहाँ पे फलक जो होते हैं यहाँ पे अभिविन्यासित हैं और निर्देशांक तलों के समांतर जब हो जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो हमने आपको y और z के तल समांतर दिखाया था, तो निकलने वाली जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, उस तल के लंबवत हो जाएंगी। यानी जब लंबवत होंगी यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो यहाँ पे
उस घन से जो घन दिया गया उस घन से निकलने वाला नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक से जितना वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उतना ही उसी फलक से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, निर्गत भी होंगी। तो आपका जो नेट वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये थ्योरिटिकल बेस पे था, आपको बस यही लैंग्वेज आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ओके, और यहाँ पे दिया गया है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। यह आपको फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि जो बॉक्स है, काले रंग का जो बॉक्स दिया गया है उसके भीतर जो आवेश है वो कितना है। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये देखिए, इसमें दिया है कि नेट फ्लक्स दिया है, चूंकि फाई ई = आपको कितना दिया गया है, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, इतना ये वैल्यू दिया गया है। अब आपसे आवेश पूछ रहा है, तो बेटा आपको गॉस का नियम याद है ना, गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है कि फाई ई = Q/ε0। ओके, ये गॉस के नियम के से फार्मूला आता है। इसी फार्मूले से अगर हम Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q = क्या हो जाएगा, फाई ई × ε0, और ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो चूंकि ε0 की वैल्यू क्या होती है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू इतनी होती है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, आप यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को, दोनों की वैल्यूओं को पुट कर लेते हैं। जब वैल्यू पुट करोगे आप तो Q = क्या आ जाएगा, तो फाई ई की वैल्यू बेटा है आपकी 8 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू है आपकी 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जब इसका मल्टीपल करते हैं तो Q = ये हो जाता है, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68, और 8 × 8 = 64, 64 और 6 कितना हो जाता है, 70। पॉइंट की 2 डिजिट कैंसिल होगी तो 70.80 × 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 12 से 3 माइनस करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 9। तो Q = आप पॉइंट को एक डिजिट और आगे कर लीजिए तो इसको लिख सकते हैं हम 7.08 × 10 की पावर -8 कूलम। ओके, या इसे हम 2 डिजिट आगे कर सकते हैं, तो या आप ये भी लिख सकते हो इसे Q = 0.07 × 10 की पावर -6 कूलम, या आप इसे कह सकते हो Q = 0.07 और 10 की पावर -6 को बेटा क्या कहते हैं, माइक्रोन बोलते हैं, तो माइक्रो कूलम। ओके, तो इन तीनों में से कोई भी आप आंसर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों आपके आंसर क्या है, सही है, बस उसका रूप चेंज हो गया है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है बेटा कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहली बात कि आप ये कह सकते हैं कि हम यह निष्कर्ष क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्यों नहीं निकाल सकते हैं कि बॉक्स में, यदि बॉक्स के बाहर हम देखते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि काले रंग का ये जो बॉक्स है, अगर इस काले रंग के बॉक्स से अगर हम देखते हैं कि काले रंग के बॉक्स से बाहर की ओर पृष्ठ से नेट जो आपका फ्लक्स है वो क्या है, शून्य है। बाहर फ्लक्स क्या है आपका, शून्य है, और जब बाहर फ्लक्स आपका बेटा शून्य है तो
ऋण एवं धन आवेश की संख्या भी क्या हो सकती है। मान लीजिए कि अगर मान समान है तो नेट धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और जब यह धन और ऋण आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो उस अवस्था में क्या होता है कि उनका जो नेट आवेश होता है वो क्या हो जाता है, बाहर शून्य हो गया। और जब नेट आवेश आपका शून्य हो गया तो इसी निष्कर्ष को लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो बॉक्स के अंदर है आपका, अंदर जो आपका नेट होगा, नेट आवेश होगा, वो भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना। तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना है, बाकी इसमें फर्स्ट नंबर पे आपकी जो कैलकुलेशन थी उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। संकेत भी आपको दे दिया है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। तो अगर हम एक फलक की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपको फिगर दिया है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ भी, 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ भी है, यानी चौड़ाई भी है, लंबाई भी है। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपकी क्या है, 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। तो ये यहाँ पे देखते हैं इसे। अगर हम इसमें मानते हैं कि ABCD जो वर्ग दिया है इसको एक हम घन का फलक मानते हैं, तो देखिए घन का फलक कैसा होता है, घन कैसा होता है, तो घन आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ये ले लीजिए कि ये आपका एक घन है, ओके। ये बेटा आपका एक घन हो गया। ठीक है ना। तो घन का ये हो गया, तो घन के 5 इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है, आपकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर पर आपका क्या है, 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। तो जब 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, एक घन के एक फलक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसी फलक से निकलने वाला हमें क्या बताना है, वैद्युत फ्लक्स बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आवेश कितना दिया गया है, चूंकि आवेश आपको दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, या आप इसे कह सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कूलम, या Q = आप कह सकते हो 10⁻⁻5 कूलम। ओके। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होते हैं, गॉस के नियम से। गॉस का नियम अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गॉस का नियम phi = आपका होता है Q/ε0। ओके। चूंकि ε0 = क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके। तो यहाँ से हम फाई की यानी निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकाल लेंगे। लेकिन बेटा ये जो वैद्युत फ्लक्स आएगा ना, ये वैद्युत फ्लक्स यहाँ से देखो, घन जो होता है, घन में 6 फलक होते हैं, इस साइड, ये फिर नीचे और एक ऊपर। ओके, 6 फलक होते हैं। तो ये हमारा जो वैद्युत फ्लक्स आप इस फार्मूले से रख के निकालोगे, फाइंड करोगे, तो ये जो फ्लक्स आएगा ये बेटा 6 फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है सिर्फ 10/10, यानी एक फलक से निकलने वाला। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए निकाला भी है कि घन का एक फलक मानिए, तो एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा phi = 1/6 कर लेंगे। ओके, 6 फलक होते हैं तो 6 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड, तो एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो 1/6 × Q/ε0। अब इसी पे हम वैल्यू को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा phi =
1/6 इंटू क्यू की वैल्यू आपको बेटा मिली है 10⁻⁻5। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 10⁻⁻5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अब इसे हम आगे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब +12 से -5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻7 अपॉन 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 जा क्या होता है 30, 6 8 जा 48, 48 और 3 51 और 6 8 जा 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 53 हो जाएगा। पॉइंट की डबल डिजिट है तो डबल डिजिट पे पॉइंट लगा लेंगे। ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखो 5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.88 इंटू 10⁻5। और ये क्या है आपका वैद्युत फ्लक्स है। और वैद्युत फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपको वैद्युत फ्लक्स की यूनिट हमने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, तो इतना ही आपका इस फ्लक्स से क्या होगा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है ना। तो अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका कि 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पे जो पिछला अभी क्वेश्चन किया गया है सेम एज वैसे ही है। यहाँ वहाँ पे हमें एक फलक के लिए बताना था, यहाँ पे किसी फलक एक फलक या दो फलक के लिए बात नहीं कर रहा है, किसी घन के लिए बात कर रहा है। तो हम संपूर्ण फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे आपको फिगर में बना दे रहा हूँ, फिगर देखिए 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर की, एक भुजा की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये भी आपका एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ये आपका ये भी कितना है 9 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे जब इसे मैच कर लेते हैं ये आपका बन गया एक घन। ठीक है ना। तो घन के केंद्र पर कह रहा है कि मान लीजिए केंद्र आपका O है, घन के केंद्र पर आपका 2 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा गया है। इसकी भी डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी है 9 सेंटीमीटर है। तो चूंकि Q इजकल टू आपको दिया गया है 2 माइक्रो कूलम का आवेश, या इसे लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इतना आवेश आपको केंद्र पे रखा गया है। तो बता रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। 9 सेंटीमीटर किनारे वाला क्या है आपका एक घनीय गाउसीय पृष्ठ है। तो यहाँ पे लिख लोगे गॉस के नियम से आपका बेटा क्या होता है फाई ई इजकल टू टोटल फ्लक्स क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लो तो फाई ई इजकल टू बेटा हो जाएगा आपका आवेश कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको अब ऊपर ले जाओगे तो फाई ई इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+12 अपॉन 8.85। जब इसे सॉल्व कर लोगे बेटा तो फाई ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻, देखिए 12 से 6 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 8.85। इसके बाद आप इसे आगे सॉल्व करते हो, देखो 1.10 इसमें से ले लो यहाँ पे तो फाई ई इजकल टू हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁵। देखिए एक 10 को हमने इसमें ले लिया 20 हो गया तो यहाँ पे पावर कम हो जाएगा अपॉन 8.85। जब देखिए 20 में 8.85 से जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, तो ये आपका नेट फ्लक्स हो जाएगा जो सेंटर पे रखने पर आपके पूरे 6 घन के 6 फ्लक्स से निकलने वाला टोटल ये फ्लक्स है। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। देखिए बेटा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। यहाँ पे चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वैद्युत फ्लक्स आपको दिया गया है बेटा। वैद्युत फ्लक्स आपका है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कहा जा रहा है कि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए यहाँ पे थ्योरिटिकल पार्ट है थोड़ा सा, आप इसमें लिख सकते हो कि जो आपका गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स आपका इतना दिया गया है और फिर पूछा है कि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो जो फ्लक्स होता है बेटा वो पृष्ठ के आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। क्योंकि गाउस के नियम में आप फाई इक्वल टू देखते तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0 होता है। तो ε0 तो एक आपका कांस्टेंट हो गया, यानी वो डिपेंड करता है चार्ज पर। और यहाँ पे चार्ज की कोई बात ही नहीं किया जा रहा है, इसमें त्रिज्या को दोगुना किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर में कि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी यानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दिया जाएगा, तब भी उस पृष्ठ से आपका वैद्युत फ्लक्स जो होगा जितना पहले गुजर रहा था उतना ही वैल्यू होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि दोगुना त्रिज्या कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो दोगुना त्रिज्या करने के बाद भी आपके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स की जो वैल्यू है आपकी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ओके, क्यों होगी? क्यों आप ये बता सकते हो कि वो त्रिज्या पे यानी आकार पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, सेकेंड नंबर में आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा है कि बिंदु आवेश का मान क्या है, यानी Q जो चार्ज है उसकी वैल्यू पूछा है। तो Q वैल्यू पूछा है तो आप यहाँ पे गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या होता है, तो फाई E = Q/ε0। तो Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो Q = क्या हो जाएगा, फाई E × ε0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो Q = ये आपका हो जाएगा फाई E, सॉरी यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर लीजिए। फाई की वैल्यू आपको दिया गया है 1 × 10⁻³ इंटू, अब यहाँ पे देखिए ε0 की वैल्यू, तो ε0 की वैल्यू हम कई बार पिछले क्वेश्चन में लिख भी चुके हैं, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q = बेटा ये कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.85 × 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा -9 कूलम, या आप इसे कह सकते हो 8.85 10⁻⁻9 को क्या बोलते हैं, नैनो, यानी नैनो कूलम बोल सकते हो आप। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है, यानी आवेश कितने परिणाम का ये हमें नहीं पता है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, त्रिज्यता अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह अंदर की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, आपको गोले पर क्या करना है, आवेश बताना है। तो यहाँ पे चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बेटा देखिए दिया गया है कि जो त्रिज्या है आपकी वो क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया जाए तो स्मॉल r ले लेते हैं, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस से स्पष्ट है कि चूंकि स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R है, यानी स्मॉल r की दूरी क्या है, कैपिटल R से बड़ी है। तो आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है,
तो अंतर्मुखी यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। तो गोले पर नेट आवेश आपसे बेटा पूछा है, तो नेट आवेश के लिए आप क्या कर सकते हो, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हो गोले पर नेट आवेश तो आपको गोले पर नेट आवेश फाइंड करना है। तो देखो, चूंकि इसको पहले हटा लीजिए, पहले फार्मूला लिख लीजिए। चूंकि E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। तो Q गोले पर नेट आवेश, अब यहाँ पे लिख लीजिए गोले पर नेट आवेश। तो गोले पर नेट आवेश Q इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा E इंटू r² इंटू 4πε0। वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। जब वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो ये हो जाता है Q इक्वल टू E की वैल्यू है आपकी 1.5 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू, तो देखिए R की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर कहिए या 0.2 मीटर कहिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा दिया गया है कि 4πε0, देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। और जब ये पहले से ही ऊपर है तो 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूँकि 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इतना होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4πε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो आप यहाँ पे अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए Q इक्वल टू आप वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। देखिए 1.5 इंटू 10⁻3, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.4/9 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 10⁻9 को ऊपर लेते जाइए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9। तो Q इक्वल टू 15 जा क्या होता है 60 होता है। तो ये आप इसे थोड़ा सा और लिख लीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए। तो पॉइंट को 3 डिजिट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 10⁻3 इंटू 2 पॉइंट यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ पे, तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ अपॉन में क्या आया है बेटा 9 आया। तो 15 जा कितना हो गया, ये हो जाएगा 15 60 इंटू, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁹ अपॉन में 9। तो 9 से अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ सकती है, या आप ऐसे कर लो आसान, और 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा -8 अपॉन 9। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 2/3 इंटू 10⁻⁸। ओके, तो Q इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 0.66 आता जाएगा, 667 कर लो इंटू 10⁻⁸, या पॉइंट के एक डिजिट पीछे करोगे तो Q इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए जब पॉइंट को हम आगे करते हैं, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होता है, जब पीछे करोगे तो यहाँ पे एक और निगेटिव आ जाएगा, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁹। और इसको बेटा कूलाम कह सकते हो, इतनी ही वैल्यू लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो Q इक्वल टू 6.67 इंटू यहाँ पे 10⁻⁹ को क्या कहते हैं नैनो, तो नैनो कूलाम हो जाएगा। ओके, तो आपका जो गोले पर नेट आवेश होगा ये 6.67 इंटू नैनो कूलाम होगा। और देखिए चूँकि विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर है तो हम यहाँ पे जो हमारा जो आवेश होगा ये बेटा निगेटिव होगा, ठीक है ना। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा -6.67 इन नैनो कूलाम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर।
21 नंबर क्वेश्चन है बेटा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश घनत्व दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलिए लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए गोले पर आवेश हमें बताना है, हमें क्या वैल्यू दिया गया है, आवेश घनत्व। तो बेटा आवेश घनत्व को किससे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू क्या दिया गया है, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो सिग्मा इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए व्यास भी दिया है, आवेशित गोले का व्यास, यहाँ पे आवेशित गोले का व्यास d इक्वल टू बेटा आपको दिया गया है कितना है, तो 2.4 मीटर। तो आवेशित गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बेटा 2.4/2, तो इसे डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 1.2, यानी 1.2 मीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या आपने पता कर लिया, आवेश घनत्व आपको पता है, तो आवेश निकालना है। तो देखिए चूंकि आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो Q अपॉन क्या होता है, A। Q क्या है, आवेश है, और A क्या है, क्षेत्रफल है, यानी एरिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखते हैं। देखिए गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन, गोले का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, 4πr² होता है। तो आवेश हमें फाइंड करना है, तो Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4πr² इंटू में आपका क्या हो गया, सिग्मा, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो Q इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर, और बेटा सिग्मा की वैल्यू आपको दी गई है 80 इंटू 10⁻⁻6। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी वैल्यूओं को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, पॉइंट की 2 डिजिट लगा लेंगे तो यानी 1.44 हो जाएगा, इंटू 80, या इंटू 10 की पावर आप क्या लिख सकते हो, -6 दिया गया है। अब इस टोटल को जब सॉल्व करोगे आप, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Q इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3.14 की बजाय आप यहाँ पे 22.22/7 कर लो, ये भी आपकी पाई की वैल्यू है। इसको करने से कैलकुलेशन थोड़ा मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब देखिए अगर 80 से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7, 80 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 8 1 जा 8 और 3 11, पॉइंट की 2 डिजिट लग जाएगी, इंटू 10⁻⁻6। तो Q इक्वल टू फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 4 2 जा 8 पॉइंट, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 6 और 4 1 जा 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब इसके आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो 22 से अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो Q इक्वल टू बेटा हो जाएगा 22 8 जा कितना होता है, तो 176 होता है। तो यहाँ पे 0 है, फिर 22 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 17 जो बचा है तो 17 का 7 कर लेंगे, कैरी 1 आ गया। 22 6 जा क्या होता है 132, और 132 और 1 कर लेंगे तो 133 हो जाएगा, कैरी आपकी आएगी 13। ओके, और 22 4 जा क्या होता है 88 होता है, 88 में अगर हम 13 ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 88 में अगर आपको 13 कैरी आया ना, 88 में 13 ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 101। ओके, तो टोटल आप यहाँ पे 101 नोट कर लेंगे।
पॉइंट की एक ही डिजिट है तो यहाँ पे एक डिजिट पे पॉइंट लगा लेंगे। इंटू 10 की पावर क्या है, -6 है, तो Q इजिकल टू ये आपका हो जाएगा बेटा। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं अपॉन में 7 भी है, तो 7 से जब इसमें हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 1 जा 7, 3 आया और 1 31, 7 4 जा 28, फिर 3 बचेगा और 3 33 हो गया, फिर 7 4 जा 28 आपका, फिर यहाँ पे 33 था ना तो 28 यानी आपका 5 आया और 7 57 हो गया, तो 7 8 जा क्या होता है 56, फिर 6 16 हो गया, पॉइंट लगा दो, 7 2 जा 14 और फिर 7 2 जा 14, इतना ही रहने देते हैं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1448.22 इंटू 10 की पावर -6। पॉइंट के डिजिट 3 डिजिट आगे बढ़ा लेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.4 और 8 को हटाते हैं तो आगे वाली वैल्यू में क्या करते हैं 1 हम ऐड कर लेते हैं। अब पॉइंट की हम 2 ही डिजिट लेते हैं, ठीक है ना, तो पॉइंट वाले डिजिट को जब हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, हटाते हैं, तो क्या करते हैं, यदि वह संख्या 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उसको हटाने के बाद हम उसके आगे वाली संख्या में क्या करते हैं, हम 1 प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 8 को अगर हम हटाते हैं तो 8 को हटाएंगे तो 4 में 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.45 इंटू, अब देखिए पॉइंट की 3 डिजिट हमने आगे बढ़ाया तो 3 डिजिट यहाँ पे कम हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 कूलाम, यानी गोले पर जो आपका आवेश आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। ओके, इसके बाद आपसे पूछा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, इस यहाँ से निर्गत होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स आपको जब फाइंड करना है तो चलिए देखते हैं बी नंबर। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, गॉस का प्रमेय लगा लो। गॉस प्रमेय से क्या होता है बेटा, फाई इक्वल टू आपका फार्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू हमें पता है तो फाई इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू 1.45 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, इसको चलिए इधर से हम मिटाते हैं। क्वेश्चन भी हमने मिटा दिया, चलिए देखते हैं। हमें फाई ई की वैल्यू करना है बेटा, तो फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 1.45 और 8.85 से अगर आप डिवाइड करो लोगे तो समथिंग वैल्यू आएगी 0.163 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ पे बेटा 10 की पावर -12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर +12। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, फाई ई इक्वल टू बेटा यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 0.163 इंटू 10 की पावर 9 या एक 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1.63 इंटू 10 की पावर 8। ओके, वैल्यू क्या हो जाएगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी टोटल वैल्यू आपका वैद्युत फ्लक्स कितना आया 1.63 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व जो होता है वो आपका बेटा होता है क्या, लेमडा, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर दूरी ये क्या है, डिस्टेंस हो गई 2 सेंटीमीटर, या इसे आप कह सकते हो 0.02 मीटर बोल सकते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा आपको दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व, यानी रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लेमडा आपको फाइंड करना है। तो आपको बेटा पता है चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पे यदि हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे इसमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करिए,
तो लेमडा इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, इंटू में आर अपॉन में 2। ओके, लेमडा इजकल टू, अब वैल्यू पुट करिए, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू बेटा दी गई है आपकी 9 इंटू 10⁴। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, तो अपॉन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹। ओके, और आर की वैल्यू 0.02 दिया गया है, अपॉन में क्या है 2 है। तो देखिए 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो लेमडा की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10⁴ है ये। और देखिए 2 से अगर इसे कैंसिल करते हैं तो 0.01 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा इजकल टू 0.01 इंटू 10⁴ अपॉन में बेटा क्या है 10⁹ है। 9 को ऊपर ले जाओगे तो लेमडा इजकल टू इस 0.01 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁻9, तो लेमडा इजकल टू 0.01 इंटू 10⁻, सॉल्व करोगे 9 से 4 माइनस करोगे तो -5, पॉइंट की 2 डिजिट पीछे ले जाओगे तो लेमडा इजकल टू क्या आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻, को आप क्या लिखते हो, लेमडा इजकल टू आपका होता है Q अपॉन L। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम प्रति मीटर। तो ये आपकी लेमडा की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ओके, या इसे आप एक और पैटर्न पे लिख सकते हो हम इसे माइक्रो कूलाम में भी लिख सकते हो, 0.1 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, बट उससे कोई लेना नहीं, यहाँ पे यही आपका आंसर ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है। विपरीत का मतलब ये है कि एक पहली प्लेट अगर पॉजिटिव है तो दूसरी निगेटिव है, या पहली निगेटिव तो दूसरी क्या है, पॉजिटिव है, तथा इनका परिमाण जो है 17.0 इंटू 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आपको बेटा दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, फिर दूसरी बोला है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, फिर तीसरे में है प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण निकालना है, तीनों में, यानी पहली प्लेट के बाहर, दूसरी प्लेट के बाहर, फिर दोनों के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहली प्लेट जैसे हम ले लेते हैं, पहली ये मान लीजिए कि प्लेट है आपके पास, ये आपकी पहली प्लेट हो गई, और ऐसे ही आपकी एक यहाँ पे मान लीजिए कि दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है। तो पहली प्लेट पे आपका जो आवेश घनत्व है ये पॉजिटिव है, और दूसरे पे क्या है, निगेटिव में ले लेते हैं। तो आपको बेटा बताना है पहली प्लेट के बाहर का, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो कि पहले क्वेश्चन में पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में यानी EA, फिर दूसरे पिंड पे आपको बताना है EB, और फिर दूसरे के बाहर बताना है आपको EC। ओके, दूसरी प्लेट के बाहर, दूसरे प्लेट के बाहर पूछा है B में, तो EB कर लीजिए, और फिर C में पूछा है प्लेटों के बीच में, तो EC इसे कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि आपको वैल्यू दिया गया है कि इनका परिमाण जो है, आवेश घनत्व का परिमाण यानी सिग्मा इजकल टू आपको दिया गया है बेटा 17.0 इंटू 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, अगर हम बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो आप देखिए EA इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E1 मान लेते हैं, और प्लस दूसरी प्लेट के कारण जो तीव्रता आएगी वो हम मान लेते हैं E2। ओके, तो EA इजकल टू क्या होगा, E1 की वैल्यू क्या होता है, E1 इजकल टू अब निकालोगे, देखिए ये प्लेट आपकी पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी पॉजिटिव होगा। प्लस E2 की वैल्यू यहाँ पे प्लेट की आवेश घनत्व क्या है, निगेटिव है, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो EA इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो EA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो गया। यानी पहली प्लेट के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब सेकेंड नंबर में भी पूछा है, तो सेकेंड नंबर में भी आप देखेंगे कि पहली प्लेट धनात्मक है, दूसरी क्या है, ऋणात्मक है, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालोगे आप, तो दूसरी प्लेट के बाहर भी इसी तरह से बेटा सॉल्व कर लोगे आप, तो EB इक्वल टू भी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ओके, अब तीसरी प्लेट में हम देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में आपसे क्या कहा है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोला है। तो प्लेटों के बीच में यानी EC की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं क्या है, देखिए सब यहाँ पे जो ये माइनस और प्लस हुआ है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्शन इनके दोनों, यहाँ पे देखोगे फर्स्ट की डायरेक्शन E A पॉइंट पे और EB, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 आ रही है, ये दोनों हमेशा दोनों बाहर पे क्या होंगे, विपरीत आ जाएंगी। तो ये एक प्लस एक माइनस हो गया। लेकिन जब बीच की बात किया जाता है, दोनों प्लेटों के बीच में, तो ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में होंगी। और जब एक ही डायरेक्शन में होंगी तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, E1 प्लस E2 कर लेंगे। यानी EC इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो EC इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा, इसको ऐड कर लोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो EC इक्वल टू आपको हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चे यहाँ पे दोनों प्लेटों के बारे में जहाँ पे पढ़ाया जाता है बेटा, ये वहाँ पे टोटल डायरेक्शन बताई जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग नोट्स में भी आप देख सकते हैं, नोट्स जो आपको दिया गया था उसमें आपको बताया गया प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्ट आपको तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही लिखवाया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ओके, तो EC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू बेटा आपको दिया गया है, कितना है, तो 17.0 इंटू 10 की पावर -22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बेटा वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ओके, इसे जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे बेटा वैल्यू हो जाती है, देखिए इसमें 17.0 में 8.85 से अगर डिवाइड करते हो तो ये बेटा वैल्यू आती है 1.92। ओके, इंटू यहाँ को उसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -22 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो टोटल को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1.92 इंटू 10 की पावर -2, और सॉरी यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो प्लस माइनस क्या होता है, -22 से 12 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर -10। ओके, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ओके, ये आपकी इतनी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू 1.92 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन प्रति कूलम। तो बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर का यहाँ पे आपका टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया गया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और रिवीजन करिए, बार बार इस क्वेश्चनों को देखिए। जो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी चीज़ को सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी आप न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल में बेटा ये होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान ये बनता चला जाता है। अगर मेरी हमारी वीडियो बेटा आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर से न्यूमेरिकल को स्टार्ट किया जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।